हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है कैरियर टेक एकेडमी में। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे आईटी का पेपर, और इसमें हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9। ठीक है, जो कि आपका आखिरी चैप्टर है, जिसका नाम है ओवरव्यू ऑफ फ्यूचर स्किल एंड साइबर सिक्योरिटी। ठीक है, फ्यूचर स्किल मतलब भविष्य में कैसे चीज़ें रहेंगी, फ्यूचर स्किल, और साइबर सिक्योरिटी मतलब कितनी तरह से आप अपने आप को ऑनलाइन फ्रॉड से बचा सकते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। जैसे लिखा है कि किसी काम को करने के लिए आज जो स्किल की रिक्वायरमेंट है, हो सकता है वो स्किल फ्यूचर में आउटडेट हो जाए। ठीक है, इसलिए नेस्कॉम, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज़ ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है जहां आईटी प्रोफेशनल खुद को इनरोल कर सकते हैं और आईओटी, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे कई इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ सीख सकते हैं। फ्यूचर स्किल्स आईटी प्रोफेशनल के लिए अपनी स्किल को अपग्रेड करने के लिए एक प्लेटफॉर्म है। इसे 19 फरवरी 2018 को लॉन्च किया गया था। ठीक है बच्चों, देखिए जैसे कि कहा जा रहा है कि अभी जो आप स्किल सीख रहे हैं या जो सीखे हैं, हो सकता है फ्यूचर में क्या हो जाए, आउटडेटेड, फ्यूचर में इसका कोई काम ना हो। तो इसीलिए एक संस्था है जिसका नाम है नेस्कॉम, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। इन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया है कि जहाँ पे आईटी प्रोफेशनल जो कंप्यूटर के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, अपने आप को इनरोल करके आईटी के इस क्षेत्र में और भी चीज़ें सीख सकते हैं, जैसे आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है, कि कैसे चीज़ों पे इंटरनेट के द्वारा हम काम कर सकते हैं। दूसरा है रोबोटिक्स। तीसरा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे इमर्जिंग टेक्नोलॉजी सीख सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आप फ्यूचर की स्किल भी सीख सकते हैं। ठीक है, और इसको कब शुरू किया गया था? 19 फरवरी 2018 को। इंट्रोडक्शन टू आईओटी। अब आईओटी एक तो आपका चौथा पेपर भी है, और प्लस आईओटी आपका क्या है, ठीक है, चौथा पेपर भी है और एक टॉपिक है आपका आईटी में। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग फिजिकल ऑब्जेक्ट का एक नेटवर्क होता है जो सेंसर और सॉफ्टवेयर की हेल्प से एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं और एक दूसरे से कम्युनिकेशन करते हैं, जैसे स्मार्ट वॉच, स्मार्ट टीवी, स्मार्टफोन। ठीक है, तो ये सब क्या है, अब ये फिजिकल डिवाइस हैं जो एक दूसरे से क्या रहते हैं, कनेक्ट रहते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है फिजिकल ऑब्जेक्ट, एक नेटवर्क होता है। ठीक है, वाईफाई से नेट के द्वारा या ब्लूटूथ से इंफ्रारेड के द्वारा एक दूसरे से क्या रहते हैं, कनेक्ट रहते हैं और चीज़ों को सही से वर्क करते हैं। सेंसर के द्वारा, जैसे लिफ्ट, लिफ्ट का दरवाज़ा तब तक बंद नहीं होता जब तक बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट है, तो जैसे ही वो सेंस करेगा कि कोई ऑब्जेक्ट है तो वो बंद नहीं होगा। ठीक है, पहली चीज़। और दूसरा आपका क्या है, मेट्रो। तो मेट्रो का दरवाज़ा भी क्या है, सेंसर है। तो जब तक आप अगर बीच में कोई ऑब्जेक्ट है तो वो भी दरवाज़ा बंद नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं क्या है, कंपोनेंट ऑफ आईओटी, सेंसर डिवाइस, कनेक्टिविटी, डेटा प्रोसेसिंग, यूज़र इंटरफेस, ये सब है आपका। सेंसर डिवाइस होना चाहिए, प्रॉपर कनेक्टिविटी होना चाहिए, डेटा का फ्लो सही होना चाहिए ताकि इनपुट सही दें तो आउटपुट सही मिले, और यूज़र इंटरफेस, ऐसा इंटरफेस होना चाहिए जिसे यूज़र समझ सके। ठीक है, हाउ आईओटी वर्क्स, जिस तरह इंटरनेट ने हमें वर्ल्ड वाइड वेब के माध्यम से जोड़कर हमारे काम करने और एक दूसरे के साथ बातचीत करने के तरीक़ों को बदल दिया है, उसी तरह से ही आईओटी का पर्पज़ एक टाइम में कई डिवाइस को इंटरनेट से जोड़कर इस कनेक्टिविटी को दूसरे लेवल तक ले जाना है, जिसमें ह्यूमन से मशीन और मशीन से मशीन आपस में कन्वर्सेशन कर सकें। ठीक है, देखिए जैसे क्या लिखा है, इंटरनेट ने हमें www के माध्यम से जोड़कर हमारे काम करने और एक दूसरे से बात करने के तरीक़ों को बदल दिया है। उसी तरह से ही आईओटी का पर्पज़ एक टाइम में कई डिवाइस को इंटरनेट से जोड़कर इस कनेक्टिविटी को दूसरे लेवल तक ले जाना है, जिसमें ह्यूमन से मशीन और मशीन से मशीन आपस में कन्वर्सेशन कर सकते हैं। ठीक है, मतलब हम मशीन से भी बात कर सकते हैं और मशीन मशीन एक दूसरे से भी बात कर सकती है, या आइडिया को ट्रांसफ़र कर सकती है, या उसके अकॉर्डिंग काम कर सकती है। ठीक है, एडवांटेज ऑफ आईओटी, ईजी ट्रैकिंग, मतलब चीज़ों की ट्रैकिंग आसानी हो जाएगी कि मतलब मान लीजिए कोई ऑर्डर किए हैं तो कहाँ पहुँचा, कहाँ नहीं पहुँचा, वस्तु कहाँ पे रखी है, कहाँ नहीं है। ठीक है, होम ऑटोमेशन, पूरा पूरा घर आपका आईओटी पे चलेगा, जैसे कि कमरे में गए तो सेंस कर लेगा तो लाइट जल जाएगी, गर्मी बहुत है तो सेंस कर लेगा तो एसी हीट करने लगेगा, कूल करने लगेगा, ब्लोअर चल जाएगा, ये है। ठीक है, रिमोट एक्सेस ऑफ थिंग, मतलब दूर से ही बैठ के आप चीज़ों पे क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। डिसएडवांटेज की लैक ऑफ सिक्योरिटी, सिक्योरिटी थोड़ी सी कम हो जाती है क्योंकि हैकिंग होने का डर रहता है। ठीक है, प्राइवेसी नहीं रहती है क्योंकि आईओटी पे लोग अपने हिसाब से भी काम कर सकते हैं, और कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब नॉर्मल चीज़ें जल्दी उसमें होंगी नहीं,
उसको आईओटी को हैंडल करना थोड़ा सा जटिल है, जिसको नहीं पता वो हैंडल नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये 3 डिसएडवांटेज है, ये 3 एडवांटेज हैं। अगला है बिग डेटा एनालिटिक्स। इंटरनेट पर प्रत्येक यूज़र डेटा क्रिएट कर रहे हैं, जैसे ऑनलाइन शॉपिंग करते समय, सोशल मीडिया पर पोस्ट करते समय, ठीक है, जीपीएस सिस्टम का यूज़ करके ट्रैवल करते समय आदि। इन सभी डेटा के कलेक्शन को बिग डेटा कहा जाता है। बिग डेटा एनालिटिक्स में इन सभी डेटा को एनालाइज किया जाता है, जिससे कि कोई पैटर्न या कोई यूज़फुल इंफॉर्मेशन निकाली जा सके। कंपनीज अपने रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए बिग डेटा एनालिटिक्स का यूज़ करती है, ठीक है। जैसे आप इंटरनेट पर जब यूज़ करते हैं तो आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो अपनी डिटेल डालते हैं, सोशल मीडिया पे अपनी डिटेल डालते हैं, जीपीएस यूज़ करते हैं तब डिटेल डालते हैं, ट्रैवल करते समय डिटेल डालते हैं। तो इन सब डेटा को लेके क्या कहा जाता है, इन सभी डेटा कलेक्शन को बिग डेटा कहा जाता है। बिग डेटा एनालिटिक्स इन सभी डेटा को एनालाइज किया जाता है, जिससे कि कोई पैटर्न या कोई यूज़फुल इन्फॉर्मेशन निकाली जाए, ठीक है। देखिए ये होता कैसे है, जैसे मान लीजिए हम कोई एक प्रकार की वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो बाद में उसी प्रकार के सजेशन आने लगता है, ठीक है। क्यों? उसे लगता है कि इनको इसी तरह की वीडियोस पसंद है या इसी तरह की चीज़ें इनके लिए लाभदायक हैं, इसीलिए फिर उस पर उसी प्रकार की वीडियो बार बार आने लगती है। तो ये क्या है, बिग डेटा एनालिटिक्स है, ठीक है। उसी तरह का ऐड आपके वाईफाई उस पर आने लगेगा, फेसबुक पे आने लगेगा, इंस्टाग्राम पे आने लगेगा, सब एक दूसरे से कनेक्ट है, ठीक है। तो सब आपका बिग डेटा एनालिटिक्स में ही आता है, ठीक है। अगला क्या है, कंपनीज अपने रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए बिग डेटा एनालिटिक्स का यूज़ करती है। बिग डेटा एनालिटिक्स को कई सेक्टर में अप्लाई किया जा सकता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति लोन के बारे में सर्च कर रहा है तो उसके डेटा बैंक वालों को यूज़ रहेगा, कोई बीमारी के बारे में तो हेल्थ वालों के लिए, कोई कुछ सीखना चाहता है, कोई कुछ डिवाइस क्रिएट करना चाहता है, मैन्युफैक्चरिंग, एजुकेशन, ऐसे चीज़ें। आप जिस चीज़ों के बारे में ज़्यादा सर्च करते हैं फिर उसी की चीज़ें क्या होती हैं, आपके पास डेटा पहुंचता है, उसी तरह की इन्फॉर्मेशन आती है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है कि जैसे बैंकिंग, हेल्थ केयर, मैन्युफैक्चरिंग, एजुकेशन, ऑनलाइन, सोशल मीडिया, ठीक है। टाइप्स ऑफ बिग डेटा, एक होता है स्ट्रक्चर्ड, एक होता है अनस्ट्रक्चर्ड, एक होता है सेमी स्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चर मतलब होता है प्रॉपर, अनस्ट्रक्चर मतलब होता है हज़ार्ड वे में, मतलब रखा है बस, और सेमी स्ट्रक्चर मतलब थोड़ा सा प्रॉपर रहेगा, थोड़ा सा वैसे रहेगा, ठीक है। क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग इंटरनेट के माध्यम से विभिन्न सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जैसे डेटा स्टोरेज, सर्वर, डेटाबेस, नेटवर्किंग और सॉफ्टवेयर आदि। क्लाउड बेस्ड स्टोरेज की हेल्प से फाइल्स को रिमोट डेटाबेस में स्टोर किया जाता है, ठीक है। अब देखिए ये जो क्लाउड कंप्यूटिंग है ना बच्चों, ये आपका क्या है, ये आपका वर्चुअल स्टोरेज है, ठीक है। क्या है, वर्चुअल स्टोरेज है, और यहाँ पे डेटा को हम स्टोर कर सकते हैं। पर वर्चुअल स्टोरेज में भी क्या रिक्वायर्ड है, वर्चुअल स्टोरेज में भी स्पेस रिक्वायर्ड है। क्या रिक्वायर्ड है बच्चों, स्पेस, ठीक है। आइए, तो यहाँ पे लिखा है कि क्लाउड कंप्यूटिंग इंटरनेट के माध्यम से विभिन्न सर्विसेज प्रोवाइड करता है। जैसे आप लोग जीमेल बनाते होंगे अपना, तो ईमेल बनाते समय जीमेल भी आपको क्या देता है, वर्चुअल स्टोरेज की सुविधा देता है। वहाँ कभी देखिएगा लिखा रहता है कि आपको क्लाउड स्टोरेज इतना दिया गया है, ठीक है। तो अब जैसे डेटा स्टोरेज, सर्वर, डेटाबेस, नेटवर्किंग और सॉफ्टवेयर आदि, क्लाउड बेस्ड स्टोरेज की हेल्प से फाइल्स को रिमोट डेटाबेस में स्टोर किया जा सकता है और ज़रूरत पड़ने पर इंटरनेट का यूज़ करके उसे एक्सेस किया जा सकता है, ठीक है। जैसे आपका वो होता है, क्या कहते हैं, गूगल का फ़ोटो, तो वो भी आपके डेटा स्टोर रहता है क्लाउड पे। आप जैसे ही वो मेल किसी भी फ़ोन में डालेंगे तो सारी फ़ोटो आ जाएगी, ठीक है। क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज कॉस्ट को कम करता है, ठीक। एडवांटेज ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, कॉस्ट, ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को परचेज़ करने की कॉस्ट को कम करता है, ठीक है। स्पीड, इसमें रिसोर्स को मिनटों में एक्सेस किया जा सकता है, स्पीड भी अच्छी है। स्केलेबिलिटी, इससे हम बिजनेस रिक्वायरमेंट के अनुसार रिसोर्सों की रिक्वायरमेंट को बढ़ा या घटा सकते हैं, ठीक है। सिक्योरिटी, क्लाउड सेलर हमारे डेटा सिक्योरिटी को स्ट्रॉन्ग करने वाली पॉलिसी, टेक्नोलॉजी और कंट्रोल का एक व्यापक कॉम्प्रिहेंसिव सेट प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब जो आपको क्लाउड सर्विस देता है वो आपकी डेटा सिक्योरिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए पॉलिसी और टेक्नोलॉजी रखता है, ठीक है। रिलायबिलिटी, डेटा बैकअप और रिकवरी में निरंतरता, मतलब कंटिन्यूटी के लिए हम कम एक्सपेंसिव और बहुत फास्ट है, ठीक है। रिलायबल रहता है, आप डेटा एक्सेस कभी भी कर सकते हैं, बस आपको वो डिटेल डालनी है, ठीक है।
टाइप ऑफ क्लाउड, पब्लिक, प्राइवेट और हाइब्रिड। इसका यूज़ कोई भी कर सकता है, प्राइवेट या किसी एक कंपनी या पर्सन के पर्सनल यूज़ के लिए होता है। हाइब्रिड, कॉम्बिनेशन ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट, ठीक है। इसको कोई भी यूज़ कर सकता है। प्राइवेट मतलब ये कोई व्यक्ति जब परचेज करेगा तो पर्सनल यूज़ के लिए है। हाइब्रिड में पब्लिक और प्राइवेट दोनों है, ठीक है। क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, स्टोरेज नेटवर्किंग सर्वर, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, शेयर्ड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, ठीक है। ठीक है, स्टोरेज नेटवर्किंग और सर्वर है, प्लेटफॉर्म में ऑपरेटिंग सिस्टम है, सॉफ्टवेयर में आपका शेयर्ड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है। वर्चुअल रियलिटी, देखिए बच्चों एक ये हो गया, नया आ गया वर्चुअल रियलिटी, ठीक है। ये क्या होता है, ये आपका एक्चुअल लाइफ नहीं होता है। क्या नहीं होता है, एक्चुअल लाइफ नहीं होती है, ये आपकी ऑनलाइन दुनिया होती है, ठीक है। ऑनलाइन वर्ल्ड, ठीक है। ये आपकी वर्चुअल रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी का अर्थ है हमारे कंप्यूटर के माध्यम से ऐसी चीज़ों का अनुभव करना जो एक्चुअली में मौजूद नहीं है, या उस दुनिया में ऑब्जेक्ट को मैनिपुलेट करने और इसके माध्यम से उसे नेविगेट करने की योग्यता का एहसास कराता है। वर्चुअल रियलिटी का प्रयोग अक्सर 3D इन्वायरमेंट, हाई विजुअल मल्टीमीडिया आदि से संबंधित एप्लीकेशन के लिए किया जा सकता है। वर्चुअल रियलिटी आपको कंप्यूटर के द्वारा जनरेट की गई दुनिया में होने का एहसास कराती है, ठीक है। जैसे आपका गेमिंग है, देखिए यहाँ लिखा है पबजी, वो क्या है आपकी वर्चुअल रियलिटी है। तो क्या करता है, वर्चुअल रियलिटी आपको कंप्यूटर के द्वारा जनरेट की गई दुनिया में होने का एहसास कराता है। मतलब आप वहाँ पे एक्चुअली नहीं है, पर आपको लगेगा कि ये सराउंडिंग ही मेरा क्या है, वर्चुअल रियलिटी, मतलब ये सराउंडिंग मेरी रियलिटी है। वर्चुअल छोड़ दीजिए, ये सराउंडिंग मेरी क्या है, रियलिटी है, ठीक है। ठीक, जैसे कि अब यूज़ ऑफ वर्चुअल रियलिटी, कहाँ कहाँ वर्चुअल रियलिटी की यूज़ होता है। जैसे पहला गेमिंग, दूसरा एंटरटेनमेंट, तीसरा इंजीनियरिंग, चौथा एजुकेशन, पांचवा साइंटिफिक विजुअलाइजेशन, ठीक है। ठीक है, जैसे पहला गेमिंग है, गेमिंग में आपको वर्चुअल रियलिटी मिलती है। एंटरटेनमेंट में जैसे 3D मूवी वूवी देखते हैं। इंजीनियरिंग में 3D स्ट्रक्चर, एजुकेशन में आपको मिल जाता है, और साइंटिफिक विजुअलाइजेशन में। ये सब आपका क्या होता है बच्चों, ये सब वर्चुअल रियलिटी के पार्ट्स हैं, ठीक है। ठीक है, आइए अगला हम लोग देखेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये क्या होता है, आज का आखिरी टॉपिक हमारा यही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जिसमें मशीन को प्रोग्राम किया जाता है जिससे मशीन इंटेलिजेंट वर्क कर सके। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उद्देश्य मशीनों में मानव जैसे सोचने और निर्णय लेने की क्षमता को विकसित करना है, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज़ होने वाली लैंग्वेज लिप्स, ठीक है। लिस्ट प्रोसेसिंग एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसे 1959 में जॉन मैकार्थी के द्वारा डेवलप किया गया था, ठीक है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है कि मशीन हैव देयर ओन आईक्यू। जब मशीन के पास अपना खुद का आईक्यू होगा तो उसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आईक्यू मतलब सोचने समझने की क्षमता, इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें मशीन को प्रोग्राम किया जाता है जिससे मशीन इंटेलिजेंट वर्क कर सके, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उद्देश्य मशीनों को मानव जैसी सोचने और निर्णय लेने की क्षमता को विकसित करना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज़ होने वाली एक ये लैंग्वेज है लिप्स, जिसे हम क्या बोलते हैं, लिस्ट प्रोसेसिंग, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसे जॉन मैकार्थी द्वारा डेवलप किया गया था। जॉन मैकार्थी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक कहा जाता है, ठीक है। तो यही आपके क्या है, फादर हैं किसके, आपके एआई के, फादर ऑफ एआई जॉन मैकार्थी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर साइंस की एक ब्रांच है जिसका यूज़ इंटेलिजेंट मशीन को बनाने में किया जाता है जो एक ह्यूमन की तरह व्यवहार करता है, ठीक है, ह्यूमन की तरह सोच सके और निर्णय ले सके। इसमें सबसे बढ़िया जो एग्जाम्पल है आपका वो है रोबोट, ठीक है।
सबसे बढ़िया एग्जांपल आपका यही है, रोबोट है कि वो उसको अब निर्णय लेने की क्षमता है, वो कहीं भी जा सकता है, कुछ भी काम कर सकता है, बस उसको निर्देश दीजिए, वो अपने अकॉर्डिंग सिचुएशन के अकॉर्डिंग निर्णय ले सकता है, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे कि गेमिंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जैसे इस समय एआई क्या है, चैट जीपीटी आ गया है आपका, उसको एक बार गूगल पे सर्च करके एक्सेस करिएगा, देखिएगा, ठीक है। अगला है विज़न सिस्टम, अगला है एक्सपर्ट सिस्टम, स्पीच रिकग्निशन, जैसे आप वॉइस लॉक लगा दे तो स्पीच से ही खुलेगा, ठीक है। इंटेलिजेंट रोबोट, ठीक है, यहाँ पे हमने बता दिया कि रोबोट हो सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो इसकी लैंग्वेज क्या है, लिस्प है, लिस्ट प्रोसेसिंग, आर प्रोग्रामिंग, पाइथन, जावा और प्रोलॉग, ठीक है बच्चों। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करेंगे। अगली क्लास में हम लोग शुरू करेंगे सोशल एंड मोबाइल, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये सब शुरू करेंगे कि कैसे वर्क करता है, 3D प्रिंटिंग है आपका, ठीक है, ये सब शुरू करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही रखेंगे, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, ठीक है।